Hello everyone, welcome back to our channel and welcome to the daily Hindu newspaper analysis of 7 February 2026। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर में के आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ जो अपने इंडिया में अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल आए हुए हैं वो क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो क्या है कि इसमें क्या किया गया है कि जो हम इंपोर्ट करते थे ऑयल कहाँ से, रसिया से, वो कहीं ना कहीं क्या हुआ है 2025 दिसंबर में क्या हो गया, उसका जो एक तरह से इंपोर्ट था वो डिक्रीज हो गया है। तो आर्टिकल क्या कहता है कि ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रसिया हिट 38 मंथ लो, यानी कि जो हम 3 साल से रसिया से जो इंपोर्ट कर रहे थे ऑयल को वो अब 25 दिसंबर में क्या हो गए, उसमें डिक्रीमेंट देखा गया है। तो इस आर्टिकल में जो बताया गया है वो आर्टिकल में क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। हम क्या कर रहे थे 3 साल तक, यानी कि जो यूक्रेन और जो रसिया के अंदर वॉर चल रही थी उसकी वजह से क्या था कि कई देशों ने रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए थे कि कोई भी एक तरह से रिलेशन नहीं बनाएगा किसके साथ, रशिया के साथ। लेकिन रसिया ने इसी का बेनिफिट उठाते हुए क्या किया, क्योंकि रसिया के पास क्या है, ऑयल ज़्यादा है, तो उसकी वजह से रसिया ने क्या कहा कि अगर मैं किसी को ऑयल एक्सपोर्ट करूंगा तो वो किसमें, एक तरह से उसको मैं क्या दूंगा, डिस्काउंट में ऑयल को एक्सपोर्ट करूंगा। तो इसी का बेनिफिट उठाते हुए इंडिया ने क्या करना शुरू किया, इंडिया ने रसिया से ऑयल को इंपोर्ट करना शुरू किया, जिससे वो क्या करा था, इंडिया ने क्या किया, भरपूर ऑयल इंपोर्ट किया, कहाँ से, रसिया से ऑयल को इंपोर्ट किया। लेकिन अभी क्या हुआ, हमारे जो यूएसए हैं उन्होंने क्या किया, इंडिया के ऊपर क्या लगा दिया, टैरिफ को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, और जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो टैरिफ थे वो कितने 18% लगा दिए। तो उसमें कंडीशन जो यूएसए ने रखी थी कि क्या रखी थी कि अगर जो इंडिया वो रसिया से ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर देगा या कम कर देगा तो वो जो टैरिफ है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। लेकिन जो इंडिया ने ये बिल्कुल इनकार कर दिया था कि ऐसी कोई बातचीत हमारी और यूएसए के बीच में नहीं हुई है। तो ये रीज़न नहीं है कि यूएसए ने बोला तो उसकी वजह से ये क्या हो गया, हमारा जो इंपोर्ट था जो रसिया से हम ऑयल का कर रहे थे वो डिक्रीज हुआ। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है, जो हम ऑयल का जो डिक्रीमेंट हुआ है वो क्या है कि जो इंडिया है वो क्या चाहता है कि वो क्या करें कि जो ऑयल को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, यानी कि इंपोर्ट कर रहा है किसके पास से, रसिया के पास से या फिर अदर कंट्री है। तो कहीं ना कहीं अब इंडिया को लग रहा था कि उसकी डिपेंडेंस जो कि किसके ऊपर थी, रसिया के ऊपर थी, वो क्या हो रही थी, इंक्रीज होती जा रही थी। हम किसी एक पर्टिकुलर देश की अगर अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, हम उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे। इन फ्यूचर अगर रसिया क्या करता है, अपने जो डिस्काउंट वो अभी 3 साल से कम कर रहा था, अगर वो उसको इंक्रीज कर देगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर हमारी क्या हो गई, निर्भरता ज़्यादा हो गई। तो हमें हाई रेट में भी क्या करना पड़ेगा, ऑयल को परचेज करना पड़ेगा, किसके पास से, रसिया के पास से। तो इंडिया ने सोचा कि जो हमारी डिपेंडेंसी रसिया के ऊपर बढ़ रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज कैसे होगा कि हम जो रसिया से ऑयल को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं रसिया से ऑयल को, तो वो क्या करें, रसिया के अलावा हमें क्या करना चाहिए, और देशों से भी क्या करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए, किसको, क्रूड ऑयल को, जो हम रसिया से इंपोर्ट करते हैं। तो इसी को देखते हुए क्या किया हमने, यूएसए से क्या किया है, अपने जो क्रूड ऑयल है उसको इंपोर्ट करना एक तरह से हाई कर दिया। तो इस आर्टिकल में जो बताया गया है वो क्या है कि रसिया शेयर इंडियाज क्रूड import fell to 20% in December 2025 from 34% a month ago। यानी कि अगर हम बात करते हैं नवंबर 2025 की, तो उसके अंदर जो हम इंपोर्ट कर रहे थे क्रूड ऑयल को किसके पास से, रसिया के पास से, तो वो कितना परसेंट था, 34% था। यानी कि हम 34% क्या कर रहे थे, वहां से इंपोर्ट कर रहे थे क्रूड ऑयल को रसिया के पास से। लेकिन वो क्या हुआ, दिसंबर 2025 में, यानी कि नेक्स्ट मंथ 2025 में क्या हुआ, वो 25% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जो हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे रसिया के पास से। यानी कि एक बार देखा जा सकता है कि हमने जो इंपोर्ट कर रहे थे रसिया के पास से वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कितना, 25%, किसमें से, कब, दिसंबर 2025 में। तो सबसे बड़ा कारण यही था कि हमने क्या किया, जो डिपेंडेंसी हमारी बढ़ रही थी रसिया पर उसको हमने क्या कर दिया, कम। क्यों, पहला रीजन ये था कि
एक सेकेंड, पहला रीजन ये था कि जो एक तरह से डिस्काउंट लगाए थे रसिया ने पहले, उस डिस्काउंट को अब क्या कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि अब देखा जा सकता है ज़्यादा चर्चा में नहीं है यूक्रेन और रसिया, तो यूक्रेन को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट हो गया किसको, रसिया से। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि रसिया ने जो डिस्काउंट को कम कर रखा था वो डिस्काउंट क्या हो गया, अब बढ़ा दिया है, तो हमें अब ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है कि अगर इंडिया इंपोर्ट करना चाहता है ऑयल को तो उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। तो सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि हमने क्या कर लिया, रसिया से अपने जो तेल इंपोर्ट करे थे उसको कम कर लिया। सेकंड, इसमें जो बताया गया है कि जो इंडिया का इंपोर्ट है, यानी कि अब इंडिया जो रसिया के, क्योंकि हमें ऑयल तो हमें 88% हम क्या करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, यानी कि हम एक तरह से जो ऑयल इंपोर्ट होता है उसके ऊपर ही हम डिपेंड है, हमारे एक तरह से इंडिया में ज़्यादा क्रूड ऑयल नहीं है। तो हम जो 88% हम जो क्रूड को इंपोर्ट करते हैं वो अलग अलग कंट्री में से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो जो हम अलग अलग कंट्री में से इंपोर्ट करते हैं, तो वो टोटल जो हमारी कंट्रीज हैं जिनके पास से हम ऑयल को, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, वो कितनी है, 19 कंट्रीज है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी कंट्रीज वेयर इंडिया इंपोर्ट क्रूड ऑयल, तो हम कितनी कंट्री में से जो ऑयल को एक तरह से इंपोर्ट करते हैं वो कितनी कंट्री है, 19 कंट्रीज है। तो इसमें बताया गया है कि जो अभी हमने ऐड किया अपनी लिस्ट में वो कौन है, यूएसए, यानी कि यूएसए के पास से अगर हम बात करते हैं दिसंबर 2025 की, तो कितना हमने टन जो इंपोर्ट किया है क्रूड ऑयल का वो कितना है, 1.1 मिलियन टन हमने इंपोर्ट किया है, कहां से, यूएसए से। तो इसमें बताया गया है कि 58% हायर देन दिसंबर 2024, यानी कि अगर हम 2024 की बात करते हैं तो उसके कंपैरिजन में 58% हमने क्या किया है, एक तरह से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया है, कब, दिसंबर 2025 में। तो इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि जो एक तरह से हमारी डिपेंडेंस थी किसके ऊपर, रसिया के ऊपर, कि जो हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे रसिया में से वो क्या हो गया, अब डिक्रीज हो गया है, और हमने किसके पास से ऑयल को इंपोर्ट करना शुरू किया है, यूएसए के पास से, जो कि हमने दिसंबर 2025 में 1.1 मिलियन टन को इंपोर्ट किया है। तो इसके अंदर ये दिखाया गया है जो हमारा ग्राफ है कि कैसे जो एक तरह से जो हमारा इंपोर्ट था वो एक तरह से इंक्रीज हो रहा था, लेकिन दिसंबर 2025 में वो क्या हो गया, शुरू फेल, यानी कि एक तरह से उसके अंदर गिरावट देखी गई है। तो ये हमारा आर्टिकल था जिसके अंदर बताया गया है कि कैसे रसिया से हमने इंपोर्ट को डिक्रीज किया है। तो इसमें हमने देखा है कि कहाँ कहाँ से जो इंडिया है वो इंपोर्ट करता है ऑयल को। तो जो इंपोर्ट कर रहा था अभी फिलहाल वो कितना है, रसिया से 39.3%, इराक से, यूएई, यूएस से, नाइजीरिया, अंगोला, ब्राज़ील, कुवैत एंड वेनेजुला, इन सब के पास से क्या कर रहा था, हम जो इंडिया है वो क्या करता था, इंपोर्ट करता था। कितना इंपोर्ट करता था, जो क्रूड ऑयल को। ये हमने पूरा देखा कि कहाँ कहाँ से जो इंडिया है इंपोर्ट करता था, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे आर्टिकल है उसमें देखा जाता है तो कहाँ कहाँ से हम इंडिया को इंपोर्ट करते हैं। इसके अंदर जो हमारा इंपॉर्टेंट है कि जो क्रूड ऑयल है वो कितने टाइप का होता है। जो क्रूड ऑयल होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है, एक ब्रेंट क्रूड ऑयल और सेकंड हमारा होता है WTI क्रूड ऑयल, यानी कि वेस्ट टेक्स इंटरमीडिएट, यानी कि 2 टाइप के क्या होते हैं, ये हमारे क्रूड ऑयल होते हैं। तो अब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे ब्रेंट क्रूड ऑयल में और WTI क्रूड ऑयल में। तो जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसका ओरिजिनेट, यानी कि उसको कहाँ पर एक तरह से देखा जाता है, तो ये हमारा जो पाया जाता है क्रूड ऑयल वो कहाँ है, नॉर्थ सी के अंदर इसमें पाया जाता है, यानी कि नॉर्थ सी में ज़्यादा इसके एक तरह से फील्ड वगैरह है। दूसरा उसके बाद जो हमारा वेस्ट टेक्स इंटरमीडिएट है, एक तरह का इसका सोर्स है कौन, यूएसए ऑयल फील्ड, यानी कि यूएसए के ज़्यादा इसके ऑयल फील्ड होती हैं, किसकी, वेस्ट टेक्सिस इंटरमीडिएट की। अब हम देखते हैं कि इनका जो इनके नेचर में कुछ डिफरेंस वगैरह है या नहीं, किसके, ब्रेंट के और साथ में WTI के। तो जो ब्रेंट जो हमारा क्रूड ऑयल है वो क्या है, एक तरह का लाइट वेट होता है और उसके अंदर थोड़ी सी API ग्रेविटी ज़्यादा देखी जाती है, एक इसके अंदर ये है। और दूसरा जो हमारा है वो क्या है, हमारा WTI के अंदर क्या है, एक सेकेंड, जो हमारा ब्रेंट ऑयल है उसके अंदर हाई सल्फर देखा जाता है, यानी कि जो क्रूड ब्रेंट ऑयल है उसके अंदर सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है। जो हमारा WTI है वो एक तरह से क्या होता है, इसके अंदर जो सल्फर होता है वो क्या देखा जाता है, कम देखा जाता है, और ये क्या होता है, स्वीटर होता है उसमें अगर हम देखते हैं कि जो WTI विद लोअर सल्फर कंटेंट 0.24% और ब्रेंट है जो हमारा वो कितना है 0.37%, इनके अंदर सल्फर की क्वांटिटी देखी जाती है। तो ये हमारा पूरा क्या था कि जो हम डिफरेंसेस हैं किसके बीच में, हमारा जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है और साथ में WTI क्रूड ऑयल है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो ब्रेंट क्रूड प्राइस है
वो एक तरह से क्या, इंटरनेशनल बेंचमार्क प्राइस यूज्ड बाय द ओपेक, यानी कि जो हम प्राइस का यूज करते हैं वो क्या होता है, एक तरह से इंटरनेशनल बेंचमार्क प्राइस का यूज करते हैं। किसके द्वारा? ओपेक के द्वारा इसको देखा जाता है। दूसरा जो हमारा WTI क्रूड ऑयल का जो प्राइस होता है वो किसकी बेंचमार्क की होती है? वो जो कि उसको एक तरह से पूरा लेकर आया जाता है, अप्रोक्सीमेट जो प्राइस डिक्लेयर किए जाते हैं वो किसके द्वारा? यूएसए ऑयल प्राइसेस के थ्रू। तो ये हमारा क्या था, इस आर्टिकल में बताया हुआ था कि कैसे जो हमारे जो ब्रेंट क्रूड ऑयल और साथ में जो WTI क्रूड ऑयल है उनमें क्या डिफरेंस है। इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसके पास से, रसिया के पास से हम ऑयल को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर यूएसए के पास से हम ऑयल को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इसमें होता है कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, अपनी कार में पेट्रोल पंप के पास से क्या करते हैं, ऑयल खरीदते हैं। तो वो जो ऑयल लेते हैं हम किस फॉर्म में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, यानी कि हमें 1 लीटर 2 लीटर भरवाना होता है तो हम उसमें भरवाते हैं। लेकिन जो कंट्रीज हैं वो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं ऑयल का, वो लीटर में नहीं, वो कितने में करती हैं, बैरल में। यानी कि अगर हम देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत क्या है, तो हम देखते हैं कि 97 जो कीमत है वो पेट्रोल की है लीटर में। बट यहाँ पर जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो बैरल में। तो यानी कि अगर हम देखते हैं कि मार्केट में कि रेट कम हुआ है ऑयल का, जो रसिया में इंपोर्ट करने एक्सपोर्ट, वो बैरल की फॉर्म में देखते हैं कि कितना बैरल जो वो है वो कितना गिरा है। तो अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी में 2008 का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि जो हम बैरल में जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ऑयल का, तो 1 बैरल में कितना लीटर होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि 1 बैरल में कितना लीटर होता है। तो 1 बैरल में जो लीटर होता है 159 लीटर क्या होता है, ऑयल होता है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है 2008 का। तो हमने फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया है कि कैसे जो रसिया से हम ऑयल को इंपोर्ट कर रहे थे वो उसकी डिक्रीमेंट हुई है। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल था। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे जो हमारा सेकंड आर्टिकल है वो क्या है। तो सेकंड आर्टिकल में क्या बताया गया है कि $120 मिलियन प्लस टू चाबहार पोर्ट फुली पेड गवर्नमेंट, यानी कि एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि जो हमने चाबहार पोर्ट के लिए जो एक तरह से हमें पेमेंट देनी थी वो क्या हो गई, फुलफिल हो गई। तो उसके बारे में पूरा आर्टिकल है कि कैसे हमने चाबहार पोर्ट किस मकसद से बना रहे हैं, क्या हमारे लिए बेनिफिट है चाबहार पोर्ट बनाने का। तो इस आर्टिकल में पूरा का पूरा बताया गया है। तो इस आर्टिकल के मैंने नीचे क्या लगा दी है, नोट्स लगा दिए हैं। तो उससे इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, मैप में देखेंगे कि चाबहार पोर्ट कहाँ पर है। तो इस आर्टिकल में हम देखते हैं तो जो चाबहार पोर्ट है हमारा यहाँ पर है। तो ये हमारा क्या है, चाबहार पोर्ट, जो कि कहाँ पर है, ईरान में। तो हम चाबहार पोर्ट को लेकर क्यों आए हैं, तो चाबहार पोर्ट का मेन मकसद है हमारा कि जो इंडिया में मुंबई है उस मुंबई को कनेक्ट करना किससे, चाबहार पोर्ट से। चाबहार पोर्ट से कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि हम जो करेंगे आगे क्या करेंगे, रेल की जो पटरीज हैं वो लगाएंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अफगानिस्तान में और जो ऊपर हमारा सेंट्रल एशिया है उन कंट्रीज से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा मेन मकसद था चाबहार पोर्ट बनाने का कि हम क्या करें, इंडिया का जो एक तरह से वो जुड़े किस से, ईरान से, अफगानिस्तान से एंड ऊपर जो सेंट्रल एशिया उनसे जुड़े। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि हम क्या करें, इस रास्ते की बजाय हम कहीं ना कहीं जो ऊपर सेंट्रल एशिया जो अफगानिस्तान है उनसे हम यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा जो ऊपर एरिया है, हम जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रल एशिया से जुड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या वहाँ पर जो हमारा POK है वो इलीगली पाकिस्तान ने क्या रखा है, हथियार रखा है। तो वहाँ पर जो एक तरह से टुकड़ियाँ बना रखी है पाकिस्तान ने अपनी, यानी कि जिसको हम POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि कश्मीर को ऑक्युपाइड कर रखा है किसने, पाकिस्तान ने। तो ये जो पूरा एरिया है किसके द्वारा कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान ने। तो हम यहाँ से अपने रास्ते को नहीं लगा सकते। तो इसी को हमें कम करने के लिए हमने क्या किया है, ये चाबहार पोर्ट बनाया है कि जिससे हम क्या कर सके, अफगानिस्तान और जो हमारे ऊपर सेंट्रल एशिया है उनसे जुड़ सकते हैं। तो हमें क्या जरूरत पड़ी कि हमें अफगानिस्तान में या सेंट्रल एशिया से जुड़ना है। हमारा सबसे पहला ये है कि जो अभी अफगानिस्तान में जो दंगे वगैरह हो रहे हैं, वहाँ पर जो एक तरह से भुखमरी आ रही है, उन सभी को एक तरह से हमें फूड प्रोवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस चाबहार पोर्ट से जो बाय सी जाएंगे, जो शिप से जाएंगे, एंड देन हमने जो ट्रेन बिछा रखी है उससे क्या होगा, हम अपने ट्रेन के थ्रू पाकिस्तान से और ऊपर जो सेंट्रल एशिया है उससे जुड़ सकते हैं। नंबर 1 ये है। सेकेंड जो हमारे लिए है, जो सबसे बड़ा मेन कारण क्या है कि यहाँ पर पाकिस्तान पर क्या है, पाकिस्तान पर एक पोर्ट बना रखा है। वो पोर्ट का नाम क्या है, ग्वादर पोर्ट। तो वो ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है, पाकिस्तान में बना रखा है। बट ये पाकिस्तान का नहीं है,
ये लैंड तो पाकिस्तान की है, बट ये गवादर पोर्ट है जो, ये पाकिस्तान का नहीं है। ये क्या है, जो चाइना है उसने लीज पर ले रखा है, यानी कि एक तरह से किराए पर ले रखा है। किससे? पाकिस्तान से। तो किराए पर ले रखा है, यानी कि यहां पर क्या है, एक BRI है, यानी कि एक तरह से क्या है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना ने बनाई है। वो क्या करना चाहता है, इस बेल्ट रोड इनिशिएटिव से जो हमारा भारत है उसे पूरी तरह से घेर रखा है। तो यहाँ ग्वादर बनाकर ये क्या करना चाहता है, जो हमारा नीचे हमारा अरेबियन सी है उस पर निगरानी रखना चाहता है। कौन? चाइना, जो कि कहां पर बना रखा है, पाकिस्तान में। उसने लीज पर ले रखा है किसको? ग्वादर पोर्ट को। तो यहाँ हमारा जो एक सेकेंड रीजन हो सकता है, फर्स्ट रीजन तो हमारा चाबहार पोर्ट का क्या है कि वो पाकिस्तान से और जो ऊपर सेंट्रल एशिया उनसे रिलेशन बना सकता है। सेकेंड जो रीजन है हमारा ग्वादर पोर्ट बनाने का, चाबहार पोर्ट बनाने का, वो क्या है कि जो ग्वादर पोर्ट है उस पर हम पूरी की पूरी क्या कर सके, निगरानी बनाकर रख सके हैं। तो ये हमारा रीजन था किसको? चाबहार पोर्ट बनाने का। अब यहां पर क्या, जो हमारा आर्टिकल है उसमें क्या बताया जा रहा है कि अभी क्या हुआ था कि जो यूएसए था वो टैरिफ डे बाय डे इंक्रीज कर रहा था, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, सभी देशों के साथ क्या कर रहा था, एक तरह से जो हमारे टैरिफ है उनको क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो जो इंडिया है उसने बोला था कि यूएसए को बोला था कि आप थोड़े समय के लिए क्या करें, टैरिफ को डिक्रीज कर दें, हमारे ऊपर ज्यादा टैरिफ को ना बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, चाबहार पोर्ट को बनाना है। तो चाबहार, तो पूछा था कि आपको चाबहार पोर्ट क्यों बनाना है, तो यहाँ पर जो इंडिया ने रीजन दिया था कि जो अफगानिस्तान में जो एक तरह से दंगे हो रहे हैं, उन वहां पर फूड या फिर कोई फैसिलिटी है, मेडिसिन वगैरह हमें पहुंचानी है, तो उसके लिए हम चाबहार पोर्ट को बना रहे हैं। तो यूएसए ने इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया था, जो टैरिफ इंक्रीज कर रहे थे वो क्या किया, 2026 यानी कि अप्रैल 2026 तक क्या कर दिया, उसको डिक्रीज करते हैं कि ये जो आपके पूरे टैरिफ लगाए जा रहे हैं वो 2026 तक नहीं लगाए जाएंगे, आप जो चाबहार पोर्ट बना रहे हैं उसको आप बनाते रहिए। तो जो आर्टिकल है उसके अंदर यही बताया गया है कि जो हमें एक तरह से हमें जो पैसा लगाना था किसके ऊपर, चाबहार पोर्ट के ऊपर, कितना, $120 मिलियन, वो क्या हो गया, अब फुलफिल हो गया है, पूरा का पूरा एक तरह से हमने क्या कर दिया है, चाबहार पोर्ट पर लगा दिया है। तो इसी के ऊपर बात चल रही है कि हमें क्या करना पड़ेगा अब, और एक तरह से हमें पैसा लेकर आना पड़ेगा चाबहार पोर्ट पर लगाने के लिए, जिससे क्या कर सके, जो हमारे लिए एक तो कहीं ना कहीं चाइना हमें दिक्कत दे सकता है कि जो ग्वादर पोर्ट पर बना रखा है पाकिस्तान में, कि जो अरेबियन सी पर निगरानी रखे, और सेकंड जो हमें सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बनाने हैं उस पर हमें क्या करना है, एक तरह से उसको बढ़ाना है। तो इसमें यही आ रहा है कि अगर हम चाबहार पोर्ट ना बनाए, तो ये इंडिया ने बिल्कुल कर दिया कि हमें चाबहार पोर्ट बनाना है, क्योंकि हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है चाबहार पोर्ट बनाना। उसके दो कारण हो सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि जो चाबहार पोर्ट है वो कहाँ पर है, ईरान में है, और एक तरह से ये क्या है, हमारा स्ट्रेटेजिक ट्रांजिट इकोनॉमिक प्रोजेक्ट फॉर इंडिया, यानी कि एक तरह के ये इंडिया का इनिशिएटिव है। इसके ऊपर हम जो डिस्कस करेंगे कि इसमें एक मैंने नहीं बताया, इसमें क्या है कि इसमें जो ये क्या हुआ, ग्वादर पोर्ट बना है, इससे ही हमने क्या बनाया है, सिपेक बनाया है, यानी कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि अभी कहाँ से निकाल रहे हैं, वो जो पीओके है, यानी कि जो पाकिस्तान ने हथियार रखा है इंडिया का हिस्सा, वहां पर वो क्या कर रहे हैं, सिपेक बना रहे हैं, जो कौन कौन, पाकिस्तान और चाइना। तो सिपेक बनाने का यहाँ पर इंडिया ने बोला भी है कि ये हमारा एरिया है, आप विदाउट परमिशन इंडिया के वहां पर सिपेक कॉरिडोर को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक तरह से इसमें आपको कोई लीगल आपके पास कुछ भी नहीं है कि आप जिसे बता सकते हैं कि आपका एरिया है, जो कि आपने इलीगली हथियार रखा है। तो यहां पर क्या बनाया जा रहा है, सिपेक कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। तो इसके अंदर हमने यही डिस्कस किया है कि क्या होता है चाबहार पोर्ट, क्यों हम चाबहार पोर्ट को बना रहे हैं, उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो ये हमने पूरा डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जो चाबहार पोर्ट के लिए। यस, 2017 में एक क्वेश्चन है, वो क्या है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबहार पोर्ट, यानी कि जो चाबहार पोर्ट हम बना रहे हैं उसका एक तरह से क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो इंपॉर्टेंस है उसका वो क्या है कि इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान, की पाकिस्तान पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि ऊपर जो पीओके है वो बना रखा है, किसका, पाकिस्तान ने हथियार रखा है, जिसकी वजह से हम जो सेंट्रल एशिया जो अफगानिस्तान है उनके साथ रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं। तो इसी से बोला है कि हम पाकिस्तान से डिपेंड नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया है, हम एक्सेस चाहते, एक तरह से रिलेशन चाहते हैं किसके साथ, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ बनाना। तो इसलिए हमने किसको एक तरह से बनाया है, चाबहार पोर्ट को बनाया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन सी। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट आर्टिकल था, सॉरी सेकंड आर्टिकल था।
तो अब हम इसमें अंदर डिस्कस करेंगे कि अभी क्या हुआ है। जो हमारे एडवाइज़र हैं उन्होंने बोला है कि जो चेन्नई है उसके अंदर कुछ एवियन फ्लू इन्फेक्शन देखा गया है। किसके अंदर? क्रो के अंदर, यानी एक तरह से बर्ड फ्लू होता है वो देखा जा रहा है किसके अंदर? जो चेन्नई में कुछ क्रो थे जिनकी डेथ हो गई है, तो उन क्रो के सैंपल्स को उठाकर देखा है कि उनके अंदर क्या एवियन फ्लू इन्फेक्शन था। तो वो डिटेक्ट किया गया है कि एवियन फ्लू इन्फेक्शन जो कि देखा गया है, जो कि क्या होता है? बर्ड फ्लू होता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है बर्ड फ्लू, जिसे हम बोलते हैं H5N1। तो इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे बर्ड फ्लू फैलता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या बर्ड फ्लू होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो बर्ड फ्लू होता है उसे ही हम क्या बोल सकते हैं? एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर जो एवियन हमारा इन्फ्लुएंजा है उसके अंदर जो कई टाइप होते हैं इन्फ्लुएंजा के, तो उसके अंदर इन्फ्लुएंजा ए पाए जाते हैं। तो जो हमारा बर्ड फ्लू है वो एक तरह से क्या है? वायरल डिसीज है, जो कि एक तरह से किस किस के अंदर पाया जाता है? वो वाइल्ड एंड डोमेस्टिक बर्ड्स के अंदर ज़्यादा इसको देखा जाता है। किसको? बर्ड फ्लू के अंदर, बर्ड फ्लू को। तो जो हम देखते हैं कि जो बर्ड फ्लू है एक तरह से जो एवियन इन्फ्लुएंजा ए है वो सब टाइप है किसका? H5N1 और साथ में H5N8 का एक तरह से क्या है? सब टाइप है। अब हम देखेंगे कि जो इसकी हिस्ट्री क्या है, कि ऐसा कुछ ह्यूमन केसेस हुए थे कि जिनके अंदर हमने बर्ड फ्लू को देखा था। तो जो फर्स्ट ह्यूमन केस हुआ था वो कब रिपोर्ट किया गया था? 1997 में। कहाँ पर? हांगकांग में, जिसमें देखा गया था कि जो मोस्ट हैव अक्कर्ड इन एशिया एंड वर लिंक टू क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड्स, यानी कि जिसके अंदर देखा गया था वो ज्यादा तरह से एक तरह से क्या था? कॉन्टैक्ट रखता था किसके साथ? इन्फेक्टेड बर्ड्स के अंदर, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या पाया गया था? बर्ड फ्लू पाया गया था। तो ये केस था कब? 1997 में। तब इसके अंदर बताया गया है कि WHO के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 2003 से लेकर फरवरी 2025 तक जो रिकॉर्ड किए गए हैं केसेस वो कितने हैं? 972 केसेस हैं जो कि कंफर्म किए गए हैं कि वो किससे एक तरह से इन्फेक्ट हैं, वो हैं H5N1 इन्फ्लुएंजा से। तो अब हम देखते हैं कि जो H5N1 इन्फ्लुएंजा है वो कैसे ट्रांसमिशन होते हैं, यानी कि एक उससे दूसरे उसमें कैसे फैलता है। तो जो H5N1 है वो स्प्रेड होता है कैसे? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड लाइव और डेड बर्ड्स, यानी कि एक तरह से हम कॉन्टैक्ट रखते हैं किसके पास? जिस बर्ड्स में क्या होगा? इन्फ्लुएंजा होगा, यानी कि H5N1 होगा, या फिर कोई मरा हुआ पक्षी है उसके अंदर भी क्या हो सकता है? H5N1 हो सकता है, तब ये फैल सकता है। और साथ में कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट, एक तरह से अगर एनवायरनमेंट प्रदूषित है तो उसकी वजह से भी क्या होता है? H5N1 फैल सकता है। तब इसमें बताया जाता है कि जो H5N1 है क्या वो ह्यूमंस में ट्रांसमिशन हो सकता है? तो रियली केसेस में देखा गया है कि जो ह्यूमन है वो इन्फेक्टेड कम हो सकते हैं किससे? जो बर्ड्स वगैरह होते हैं। तो ज़्यादा एक तरह से केसेस नहीं होते हैं कि जो ये जो ट्रांसमिशन हो सकता है किसमें? बर्ड्स टू ह्यूमन में। तो इसमें ये बताया गया है कि जो ह्यूमन टू ह्यूमन है उसमें ट्रांसमिशन जो बर्ड फ्लू का है वो एक्सट्रीमली रेयर देखा गया है कि ज़्यादा उसके अंदर नहीं ये ट्रांसमिट होते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा कि कैसे वो ट्रांसफर होते हैं बर्ड्स टू ह्यूमन में। सेकंड इसमें देखा गया है कि सिम्टम्स क्या हैं। अगर किसी पक्षी के अंदर हम बर्ड फ्लू देखते हैं तो वो कैसे उसके सिम्टम्स होते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा कि हाई फीवर, उसे तेज बुखार होगा, कफ होगा, जो थ्रोट होती है उसके अंदर दर्द वगैरह होगा, मसल एक होंगी, यानी कि मसल्स में क्या होगा? पेन वगैरह होगा। तो ये क्या है? इसके सिम्टम्स हैं। अब हम देखते हैं कि इसके क्या कोई ट्रीटमेंट वगैरह है या नहीं। तो इसका एक एंटीवायरल ड्रग है, उसका नाम क्या है? ओजिलेटामिविर। तो ये क्या है? एक तरह से इसका ट्रीटमेंट है जिसे हम क्या कर सकते हैं? जो सीवियर केसेस है उसके अंदर इसको हम देते हैं। उसके बाद इसकी कोई वैक्सीनेशन है या नहीं। तो एज सच कोई ज़्यादा वैसी वैक्सीन नहीं है कि जिसे हम क्या कर सके, इसको हम ठीक कर सकते हैं। कि करंट सीजनल फ्लू वैक्सीन डू नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट H5N1। जो हमारे पास अभी वैक्सीन है वो ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है किससे? H5N1 से। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या कोई ट्रीटमेंट वगैरह है या नहीं। तो ये हमारा क्या है? पूरा का पूरा आर्टिकल था किसके लिए? बर्ड फ्लू पर। तो हम देखते हैं कि अभी हमने देखा है कि जो हमारा एवियन है वो क्या है? इन्फ्लुएंजा ए टाइप का है। तो हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा इन्फ्लुएंजा है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके जो टाइप्स हैं इन्फ्लुएंजा के वो कितने हैं हमारे? एक तरह से कितने टाइप हैं हमारे? 4 टाइप हैं। तो इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी एंड इन्फ्लुएंजा डी। तो इसके कितने टाइप हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन? इन्फ्लुएंजा। तो जो इन्फ्लुएंजा ए है यानी कि इसका होस्ट कौन होगा, यानी कि किसके अंदर इसको देखा जाएगा इन्फ्लुएंजा ए को, जो कि अभी हमने देखा बर्ड फ्लू कौन सा हमारा इन्फ्लुएंजा ए का टाइप है। तो इसके अंदर जो इसका होस्ट होंगे वो कौन है? ह्यूमंस, बर्ड्स, पिग्स, एनिमल्स, ये सारे इसके क्या होंगे? एक तरह से होस्ट होंगे। जो इन्फ्लुएंजा बी है यानी कि इन्फ्लुएंजा का होस्ट कौन होगा? ह्यूमंस,
इन्फ्लुएंजा सी का होगा ह्यूमंस, इन्फ्लुएंजा डी का होगा कैटल एंड अदर एनिमल्स। तो हमने अभी इसमें देखा कि कैसे कैसे क्या इसमें एक तरह से इसके होस्ट होते हैं। तो इसके ये पूरी लिस्ट है। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमंस की, ह्यूमंस पर क्या इम्पैक्ट पाते हैं। तो अभी हमने देखा कि इसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंजा ए ज़्यादा क्या करता है, एक तरह से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पाता है, पड़ता है किसके ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर। इसके की फीचर्स क्या है, पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस क्या है किसकी, इन्फ्लुएंजा की। तो ये पूरा था। तो देखते हैं कि बर्ड फ्लू क्या है। बर्ड फ्लू एक तरह का क्या है, इन्फेक्शन डिसीज है जो कि किसके अंदर पाया जाता है, बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। इससे क्या होता है, अचानक से क्या हो जाती है, बर्ड्स की डेथ हो जाती है अगर वो हाई जो इन्फेक्शन है ज़्यादा उसमें बढ़ जाता है। तो ये हमने पूरा देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बर्ड्स के अंदर अगर किसी के अंदर क्या हो गया, बर्ड्स फ्लू आ गया, तो उसके साइन क्या है। तो फर्स्ट जो साइन है इससे डायरिया होगा, एंड सेकेंड इज उसकी जो एक तरह से कॉम्स और वेटल्स हैं ऑफ चिकन स्टन पर्पलिस, यानी कि उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद उसमें जो उसका हेड रीजन है और जो लेग्स हैं उनमें स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड जो उसके नोज हैं और कफिंग है वो एक तरह से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि उसको एक तरह से कफ हो जाएगा। ये हमने पूरा डिस्कस किया कि क्या होता है बर्ड फ्लू, क्या उसके सिम्टम्स वगैरह हैं, ये पूरा का पूरा। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है कि जो हमारे एग्जाम ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2015 का एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है कि जो H1N1 वायरस है वो जो कि न्यूज में आया हो वो किस डिसीज से रिलेटेड है। तो ये डिसीज दे दी कि H1N1 जो है किस डिसीज से, एड्स से, बर्ड फ्लू से, डेंगू एंड स्वाइन फ्लू। अभी हमने देखा बर्ड फ्लू किससे रिलेटेड है, H5N1 से। तो जो स्वाइन फ्लू है वो हमारा किससे रिलेटेड है, H1N1 वायरस से। तो ये हमारा क्या था, एक तरह से ये हमारा आज का इसमें आर्टिकल आया हुआ था। अब हम देखेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट है आज के, एक तरह से डिसीज ही आई हुई हैं जो अभी हमने देखा बर्ड फ्लू है। अभी सेकंड डिसीज है जो क्या है, सिकल सेल डिसीज। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि देखा गया है कि जो सिकल सेल डिसीज है वो एक तरह से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है डे बाय डे। तो इसके बारे में आर्टिकल आया हुआ है। तो ये हमारा किस पेपर से इंपॉर्टेंट है, GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा किस में आता है, UPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है सिकल सेल डिसीज। तो जो हमारी सिकल सेल डिसऑर्डर है वो क्या होती है, जो सिकल सेल डिसीज होती है एक तरह से इनहेरिटेड हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर होता है। एक मिनट में आपको पिक्चर में दिखाती हूँ कि पिक्चर में हमें किस प्रकार की होती है। जो हमारी RBC होती है, रेड ब्लड सेल, वो अगर हमारी बॉडी नॉर्मल है, यानी कि हमें सिकल सेल डिसीज नहीं है, तो जो हमारी RBC होंगी वो किस टाइप में होंगी, एक तरह से सर्कल टाइप में होंगी, यानी कि बिल्कुल ही वो क्या होंगी, गोल होंगी। अगर किसी को सिकल सेल डिसीज है, यानी कि जो इसकी शेप है किसकी, रेड ब्लड सेल की, वो शेप क्या हो जाएगी हमारी, एक तरह के हांसिया, यानी कि जो एक तरह से दांती वगैरह होती है उसकी शेप वो ले लेती है, यानी कि चांद के टाइप की वो शेप बन जाती है किसकी, रेड ब्लड सेल की। तो हमने देखा है कि अगर किसी को सिकल सेल डिसीज है यानी कि डिसऑर्डर है, तो उसकी जो रेड ब्लड सेल्स होंगी उनकी जो एक तरह से शेप है उसमें क्या हो जाएगी, चेंजेस हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या था कि सिकल सेल डिसीज एक तरह से क्या होती है, हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर होता है। हीमोग्लोबिन यानी कि जो खून में जो हमारा RBC होता है उसमें जेनेटिक म्यूटेशन होती है, और जो एक तरह से जिसको हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल डिसीज बोलते हैं। तो ये हमने देखा कि सिकल सेल डिसीज क्या होती है क्या नहीं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को क्या है, सिकल सेल डिजीज है, तो उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो फर्स्ट सिम्टम्स क्या है इसके अंदर कि एक तरह से पेन होना, कहाँ पर, बोन्स में, चेस्ट में, बैक में, आर्म्स में एंड लेग्स में। अगर उनके एक तरह से अगर हम देखते हैं कि अगर उनमें सिकल सेल डिसीज है तो उनके एक तरह से पेन होगा कहाँ कहाँ पर, बोन में, चेस्ट में, बैक में, आर्म्स में एंड लेग्स में। ये सारे क्या है, सिम्टम्स हैं किसके, सिकल सेल के। और साथ में फटीग यानी कि थकावट होना, वीकनेस, पेनलेस, ये सारे क्या है, सिम्टम्स है किसके, सिकल सेल डिसऑर्डर के। अगर किसी व्यक्ति को सिकल सेल डिसीज है यानी कि उसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी उनमें म्यूटेशन हो रही है। अब हम देखते हैं कि अगर सिकल सेल डिसऑर्डर है, क्या उसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह है या नहीं। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सिकल सेल डिसीज है ज़्यादातर किस में होती है, ब्लड में होती है। तो हम एक तरह से क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। किससे, कि उसमें क्या करेगा, एक तरह से रिलीव मिलेगा एनीमिया एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेन क्राइसिस। अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, एक तो जो पेन एक तरह से ज़्यादा हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है, और जो एनीमिया है उसमें कमी होती जा रही है, उसमें भी हमें क्या होगा, कुछ न कुछ एक तरह से बेनिफिट होगा। सेकंड जो एक तरह से ट्रीटमेंट है वो क्या है, हाइड्रोक्सी यूरिया। तो इसके अंदर एक तरह से मेडिकेशन दी जाती है क्या करने के लिए, रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेनफुल एपिसोड्स। यानी कि अगर पेन ज़्यादा हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं क्या कम करने के लिए हम हाइड्रोक्सी यूरिया
का एक तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। जो थर्ड ट्रीटमेंट है वो हमारी क्या है, जीन थेरेपी। ये क्या कर सकते हैं कि जो हमारी जीन है जो ब्लड से रिलेटेड है उसमें हम म्यूटेशन कर सकते हैं, उसको हम चेंजेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पेन है जो एक तरह से उसको चेस्ट में या कहीं पर भी पेन है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है कि इट कैन ऑल्सो ट्रीटेड बाय बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन बाय मेथड लाइक क्रिस्पर, यानी कि एक तरह से क्रिस्पर मेथड का यूज करके जो बोन मैरो और साथ में स्टेम सेल है उसमें ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, जीन थेरेपी थी। तो हम देखते हैं कि करंट स्टेटस, अगर सिकल सेल डिसीज इंडिया में है तो उसका क्या करंट स्टेटस है। तो उसका जो करंट स्टेटस है वो क्या है कि जो इंडिया है वो क्या है, थर्ड ग्लोबली एक तरह से तीसरे नंबर पर आते हैं, जिसमें क्या है, सिकल सेल डिसीज बर्थ एक तरह से जन्म ले रही हैं। तो वो कौन से, नाइजीरिया है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और थर्ड नंबर पर कौन है, जहां पर सबसे ज्यादा क्या देखे जाते हैं, सिकल सेल डिसीज के केसेस देखे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर एक स्टडी हुई है जिसमें बताया गया है कि 15,000 to 25,000 बेबीज है जो कि सिकल सेल डिसीज से जन्म हुआ है उनका, यानी कि बचपन से ही उनके अंदर क्या देखा गया है, सिकल सेल डिसऑर्डर देखा गया है। तो जो ये सिकल सेल डिसीज है सबसे ज्यादा जो इंडिया में कहाँ पर देखे जाते हैं, ये ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज बच्चों के उसमें देखा जाता है कि जब उन्होंने जन्म लिया तभी उनके अंदर क्या आ गया, सिकल सेल डिसऑर्डर आ गया। ये ज्यादातर कहां पर देखे जाते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर देखे जाते हैं। तो ये हमारा क्या थे कि इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है सिकल सेल डिसऑर्डर का। अब हम देखते हैं कि इसके ट्रीटमेंट में क्या चैलेंजेस हैं। अगर किसी बच्चे के अंदर या किसी के अंदर क्या आ गया, सिकल सेल डिसऑर्डर आ गया, तो हमें उसके लिए क्या एक तरह से ट्रीटमेंट वगैरह, उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं। तो फर्स्ट चैलेंजेस जो इंडिया में है वो क्या है, लिमिटेड अवेयरनेस, यानी कि जो लोग हैं उनको एक तरह से अवेयरनेस नहीं है कि अगर किसी बच्चे के अंदर या किसी के अंदर सिकल सेल डिसीज आ जाता है तो उसे क्या क्या हेल्थ केयर, यानी कि उन्हें क्या क्या मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ेगी या फिर कहाँ पर जाना पड़ेगा, उन्हें कोई भी एक तरह से अवेयरनेस नहीं है, एक तरह से क्या है, अंडरस्टैंडिंग उनकी कम है। सेकंड क्या है, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहां पर लोग क्या कर सकते हैं, जाकर अपनी जो सिकल सेल डिजीज है उसको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाकर क्या कर सकते हैं, उसकी मेडिकल के लिए जांच करवा सकते हैं। पूरा प्रॉपर क्या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। थर्ड क्या है कि जो सिकल सेल डिसीज है उसका जो ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है क्या है, हाई है। तो जो आम व्यक्ति हैं, उन आम जनता हैं, उनके लिए क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्या है, सिकल सेल डिसऑर्डर है, क्योंकि जो हाई कॉस्ट की वजह से वो क्या है, प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह नहीं ले पा रहे हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट यही देखा जा सकता है। ये हमारे क्या थे इसके जो कि हमें क्या चैलेंजेस देखने पड़ रहे हैं किसके द्वारा, जो सिकल सेल डिसीज है उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो अब देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं रिगार्डिंग किसके, सिकल सेल डिसऑर्डर के। तो फर्स्ट जो स्टार्ट किया है वो है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, यानी कि हमें क्या करना है, 2047 तक क्या करना है, जो सिकल सेल डिसीज है इसको एलिमिनेट करना है इंडिया में से। कब तक, 2047 तक। तो ये हमारा क्या था, एक तरह से मिशन है किसका, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। सेकंड है नेशनल हेल्थ मिशन, इसमें क्या है, हमें प्रॉपर एक तरह से ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करने हैं किसको, पब्लिक को, कि जिनमें क्या है, सिकल सेल डिसीज बीमारी देखी जा सकती है। थर्ड जो इनिशिएटिव है वो क्या है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्या है, डिसेबिलिटी है और उसको सिकल सेल डिसीज है, तो उसके लिए हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है क्या, कि उनको फ्री एजुकेशन देना है। किसके लिए, अगर वो क्या करें, फ्री एजुकेशन देना है, साथ में गवर्नमेंट जॉब और एलोकेशन ऑफ लैंड, ये हमें क्या करना है, उनको एक तरह से रिजर्वेशन देना है किसमें, कि उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है अगर किसी व्यक्ति को क्या है, सिकल सेल डिसीज है। तो ये हमारा क्या थे, आज के आर्टिकल थे जो कि हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड शेयर माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो थैंक यू।